हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपनी बायोलॉजी की पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जैव विकास। तो जैव विकास के बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे आज की क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनधारी है। तो इनमें से यदि हमें ऑप्शन दे रखे हैं रेबिट, कंगारू, डक और प्लेटिपस, तो इसका आंसर होगा प्लेटिपस। प्लेटिपस क्या एक अंडे देने वाला स्तनधारी है। प्लेटिपस की हम बात करें तो प्लेटिपस को कनेक्टिव लिंक माना जाता है। क्या है? एक कनेक्टिव लिंक या संयोजक कड़ी है। किन किन के बीच में? बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में कनेक्टिव लिंक माना जाता है प्लेटिपस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिपस। नेक्स्ट है, हु सजेस्टेड दैट लाइफ इवोल्व फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक या एबायोटिक मॉलिक्यूल्स। किसने ये सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये कहा कि जो जीवन है, लाइफ है, वो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से विकसित हुआ है। तो ये जो है सिद्धांत कहें हम या सजेशन कहें, ये बताया था हाल्डेन ने। किसने बताया था? हाल्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। विकासात्मक संबंधों के प्रमाण कौन प्रदान करता है? इसमें ऑप्शंस दिए हैं रिवर बेसिन, फॉसिल्स, सी बेड एंड रॉक्स। तो इसमें हम बात करें जो फॉसिल्स होते हैं वो हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के एविडेंस देते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स हम बात करें तो कोई भी एनिमल है या हम कहें कि कोई भी वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके हमें जो पुराने अवशेष मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? जीवाश्म या फॉसिल कहते हैं। तो उनसे हमें जो है जानकारी मिलती है कि कैसे कैसे लाइफ का विकास हुआ है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है। तो इसके प्रमाण कौन देता है हमें? फॉसिल्स या जीवाश्म तो है, उनको हम एक तरह से प्रमाण मान सकते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंसिस्टेड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ। एक सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी का वायुमंडल किस मिश्रण से बना था? तो यदि हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले की बात करें तो उस टाइम में जैसा एटमॉस्फेयर हम आज देखते हैं उस तरह का नहीं था। उस समय ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नहीं थी। उस टाइम में जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सब गैसेस उसमें अवेलेबल थी। ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो बाद में जलवाष्प और हाइड्रोजन की क्रिया होकर बाद में ऑक्सीजन का धीरे धीरे जो है समय के साथ एटमॉस्फेयर में निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले उसमें H2S, CH4, NH3 इन सब का मिश्रण हमें देखने को मिलता था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गैस वाज नॉट प्रेजेंट इन इट्स फ्री स्टेट एट द टाइम व्हेन लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ। कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी? तो जीवन की उत्पत्ति के समय जो ऑक्सीजन है वो अपनी मुक्त अवस्था में या फ्री स्टेट में अवेलेबल नहीं थी या प्रेजेंट नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर एनालोगस ऑर्गन्स समरूप अंग हैं? ये जो चार ऑप्शन दिए हैं उनमें से समरूप अंग कौन से हैं, एनालोगस ऑर्गन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, समरूप अंग। तो समरूप अंग की हम बात करें तो इनकी क्या होती है? स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है। इनकी यदि हम बात करें तो हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या होगी? अलग अलग, लेकिन इनका जो काम है या फंक्शन है वो सेम है, बट परफॉर्म द सेम एक्शन या सेम फंक्शंस। यानी कि संरचना भिन्न भिन्न है लेकिन कार्य क्या है? समान है। उनको हम क्या कहेंगे? समरूप अंग या एनालोगस ऑर्गन कहा जाता है। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला है लॉबस्टर टेल एंड वेल फ्लूक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लॉबस्टर की पूंछ और वेल के जो फ्लूक्स होते हैं वो एनालोगस ऑर्गन्स होते हैं।
नेक्स्ट है द ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट आर सिमिलर इन अपीयरेंस एंड हैव सिमिलर फंक्शंस आर कॉल्ड। वे अंग जिनकी संरचना भिन्न होती है लेकिन क्या होता है रूप में समान होते हैं और समान कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एनालोगस ऑर्गन, समरूप अंग कहा जाता है। संरचना अलग अलग होती है, स्ट्रक्चर क्या होगी? डिफरेंट, लेकिन दिखने में सेम जैसे लगते हैं और उनके फंक्शंस भी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज सजेस्टेड ए मैकेनिज्म फॉर एवोल्यूशन इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कि किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास के लिए एक क्रिया विधि का सुझाव दिया? मैकेनिज्म फॉर एवोल्यूशन किस बुक में? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। तो ये बुक है चार्ल्स डार्विन की। किसकी है? चार्ल्स डार्विन की बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसमें इन्होंने इवोल्यूशन का मैकेनिज्म बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज ऑर्गन्स इज नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन। इनमें से कौन सा अंग अवशेषी अंग है? तो अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जिनका हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है ब्रेन, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेन। जो हमारा मस्तिष्क है वो अवशेषी अंग नहीं है, क्योंकि हमारे जो बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनका कंट्रोल क्या होता है? ब्रेन में ही होता है, तो ये अवशेषी अंग नहीं है। उसके अलावा विजडम टूथ, जिसे कि हम अक्ल दाढ़ कहते हैं, अपेंडिक्स और जो ईयर मसल्स हैं, कान की मांसपेशियां, ये सब अवशेषी अंग हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हु गेव द टर्म होमोसेपियंस। होमोसेपियंस शब्द किसने दिया था? तो होमोसेपियंस शब्द दिया गया था कार्ल लिनियस के द्वारा, सी लिनियस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये विकास का सिद्धांत दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री सुपर फैमिली ऑफ एंथ्रोपॉइड्स। निम्नलिखित में से कौन सा मानव वंश के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो सुपर फैमिली ऑफ एंथ्रोपॉइड्स की हम बात करें उसमें उसको 3 सुपर फैमिली में बांटा गया। उसमें न्यू वर्ल्ड मंकी आता है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी है और होमिनोइड्स हैं, लेकिन एंथ्रोपिथेक्स उसका भाग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एंथ्रोपिथेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकीग्लोगस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। टेकीग्लोसस किसके बीच में एक संयोजक कड़ी के रूप में है? तो टेकीग्लोगस जो है वो रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में एक संयोजक कड़ी है, शीर्षरप और स्तनधारी के बीच में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज। जैविक विविधता का मूल स्रोत क्या है? कि बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसका बेसिक सोर्स, तो वो होता है म्यूटेशन की वजह से। क्या होता है? उत्परिवर्तन उसका बेसिक सोर्स है। म्यूटेशन क्या होता है? कि जो डीएनए का सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस में सडन चेंज आना क्या कहलाता है? म्यूटेशन। डीएनए सीक्वेंस में सडन चेंज यदि हमें देखने को मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है? म्यूटेशन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसकी वजह से होती है? म्यूटेशन की वजह से होती है, या उसका बेसिक सोर्स क्या है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। और म्यूटेशन क्या होता है? डीएनए सीक्वेंस में सडन चेंज को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस इंडिकेट्स दैट वी ऑल बिलोंग टू द सेम स्पीसीज दैट इवोल्व इन। मानवों के विकास का अध्ययन यह संकेत करता है कि हम सभी उसी प्रजाति से संबंधित हैं जो कहाँ विकसित हुई। तो मानव विकास का अध्ययन ये बताता है कि सबसे पहले हम बात करें कि जो ह्यूमंस के एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने 2 पैरों पर चलना स्टार्ट किया 5 to 7 मिलियन ईयर्स एगो, ये सबसे पहले हुआ था अफ्रीका में। उसके बाद वो धीरे धीरे माइग्रेट करके एशिया, यूरोप, इन जगह पर आए। तो सबसे पहले कहाँ पर हुआ? अफ्रीका में ये प्रजाति विकसित हुई। नेक्स्ट है इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस इन प्रीमेटिव ऑर्गेनिजम्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इन विच द न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड। एक क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है जो लाखों वर्षों में प्राथमिक जीवों में होती है, जिसमें नई प्रजातियां उत्पन्न होती है। तो ये एक श्रृंखला है, इसको कहते हैं सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, क्रमिक विकास। क्रमिक विकास क्या है? एक क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है
जिसमें क्या होता है, पहले प्राथमिक जीव उत्पन्न होते हैं, उसके बाद उसमें नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, क्रमिक विकास। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडिया दैट न्यू स्पीसीज इवॉल्व ड्यू टू देयर डिफाइंड चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह है कि नई प्रजातियां अपने निर्धारित परिवर्तन के कारण विकसित हुई हैं। तो निर्धारित परिवर्तन के कारण विकसित हुई हैं, यानी किसके कारण हुई है, म्यूटेशन। म्यूटेशन को ही हम क्या कहते हैं कि उसके डीएनए में क्या होता है, सिक्वेंशियल चेंज होता है, तो नई प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए बेटर एडेप्टेड एनवायरनमेंट फॉर ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव एंड हैव मोर ऑफ स्प्रिंग। जीवों के लिए एक बेहतर अनुकूल वातावरण बनाने की प्रक्रिया क्या है ताकि वे जीवित रह सकें और अधिक संतान उत्पन्न कर सकें। तो इसको कहा जाता है प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि जो भी जीव हैं वो क्या करते हैं, एक बेहतर अनुकूल वातावरण प्राप्त करते हैं जिससे कि वो क्या कर सकें, जीवित रह सकें और अपनी जो है वंश वृद्धि कर सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड टायरेंट लिजार्ड किंग। निम्नलिखित में से किसे टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है। तो टायरेंट लिजार्ड किंग कहा जाता है टायरेनोसोरस रेक्स को। टायरेनोसोरस रेक्स को कहा जाता है, जो कि एक स्पीसीज है डायनासोर की, स्पीसीज ऑफ डायनासोर। डायनासोर की स्पीसीज है जिससे कि इसको क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन द लैंड। यदि हम पृथ्वी की बात करें जब से उस पर जीवन उत्पन्न हुआ है तो ये लार्जेस्ट एनिमल है अर्थ पर। इसकी यदि हम लेंथ की बात करें तो लगभग जो है 42 फीट के आसपास जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टायरेनोसोरस रेक्स को क्या कहते हैं, टायरेंट लिजार्ड किंग, और ये डायनासोर की एक स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस ऑफ ह्यूमंस। मानवों का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, उसका अर्थ क्या है। तो होमोसेपियंस का अर्थ है वाइज होमिनोइड, बुद्धिमान होमिनोइड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट होमिनोइड्स क्लासिफाइड एज होमोसेपियंस वर। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत सबसे प्राचीन होमिनोइड्स थे। तो होमोसेपियंस के रूप में जो वर्गीकृत सबसे प्राचीन होमिनोइड हैं उनको कहा जाता था क्रो-मैग्नन। क्या कहते थे, क्रो-मैग्नन ह्यूमंस, जो कि सबसे पहले हम बात करें तो वो नीदरलैंड में उनका विकास हुआ 35 से 50 हजार साल पहले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्रो-मैग्नन। कि जो होमोसेपियंस हम आज देखते हैं उसमें सबसे प्राचीन होमिनोइड्स, आज का जो आधुनिक मानव है उसमें सबसे प्राचीन मानव की बात करें तो उनको किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया, क्रो-मैग्नन में। और जो कि सबसे पहले कहाँ पर ओरिजिनेट हुए, नीदरलैंड में 35 से 50 हजार साल पहले। नेक्स्ट है, हेरिडिटी ऑफ ह्यूमन कैन बी ट्रेस्ड टू। मानव का वंशानुगत संबंध कहाँ से पता लगाया जा सकता है। तो मानव का वंशानुगत संबंध की हम बात करें तो कहाँ से पता चलता है, अफ्रीकी ओरिजिन, अफ्रीकी ओरिजिन माना जाता है। नेक्स्ट है, इवोल्यूशन इज डिफाइंड एज। विकास को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो इवोल्यूशन को डिफाइन किया गया है नेचुरल सिलेक्शन के रूप में, प्राकृतिक चयन के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, खराई कैमल्स आर नोन टू मेनली फीड ऑन। खराई ऊंट मुख्य रूप से किसका आहार करते हैं। तो खराई ऊंट जो है उनका मुख्य आहार है मैंग्रोव्स। क्या है, मैंग्रोव्स। खराई ऊंट जो है वो हमें कच्छ गुजरात में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, कच्छ गुजरात में खराई ऊंट पाए जाते हैं, जिनका मुख्य आहार क्या है, मैंग्रोव है। ठीक है, नेक्स्ट है, ओपेरिन थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज रिलेटेड टू। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ओपेरिन सिद्धांत संबंधित है केमिकल एवोल्यूशन से, रासायनिक विकास से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू मेंटेन नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज एंड प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रजातियों के व्यक्तियों की संख्या बनाए रखने और उनके विलुप्त होने से बचाने के लिए आवश्यक है।
तो इसका तो सिंपल सा आंसर क्या है, रिप्रोडक्शन, प्रजनन। तो रिप्रोडक्शन से क्या है, प्रजातियां अपने जैसे जीव उत्पन्न कर सकती है, उससे क्या होगा, उनकी संख्या भी बनी रहेगी और वो विलुप्त होने से भी बचे रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, द प्रीमेटिव एटमॉस्फेयर वॉज रिड्यूसिंग बिकॉज, प्रारंभिक वातावरण घटित हो रहा था क्योंकि। तो प्रारंभिक प्रीमेटिव एटमॉस्फेयर जो है वो रिड्यूसिंग था क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम्स थे वो एक्टिव थे और अधिक संख्या में थे। हाइड्रोजन एटम्स वर एक्टिव एंड इन ग्रेटर नंबर्स, हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज इन ऑर्गेनिजम्स, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीवों में नई प्रजातियों के विकास की संभावना को बढ़ाता है। इसको बढ़ाता है डिवीजन ऑफ डिप्लॉइड सेल्स, द्विगुणित कोशिकाओं का विभाजन। कौन इसको बढ़ाता है, जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं उसका विभाजन जो है जीवों में नई प्रजातियों की विकास की संभावना को बढ़ाता है। नेक्स्ट, द ऑर्गन्स दैट हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस आर कॉल्ड, ऐसे अंग या ऐसे ऑर्गन्स जिनकी संरचना तो समान है, उनकी मूल संरचना समान है लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, डिफरेंट है, उन्हें क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन। ऑप्शन सी क्या है, स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शंस क्या है, अलग अलग हैं, उनको क्या कहेंगे, होमोलोगस या समजात अंग। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इंडिकेट्स दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग टू द सिंगल स्पीसीज दैट इवॉल्व इन, मानव विकास का अध्ययन यह संकेत करता है कि हम सभी एकल प्रजाति से संबंधित हैं जो कहाँ विकसित हुई, अफ्रीका में। कहाँ पर हुई, अफ्रीका में। तो देखो एक ही क्वेश्चन में कितनी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका। नेक्स्ट, द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड लिंक इन ह्यूमन इवोल्यूशन इज द डिस्कवरी ऑफ फॉसिल्स ऑफ, मानव विकास में हाल ही में खोजी गई कड़ी का संबंध किस प्रजाति से है, तो ये खोजी गई थी होमो नलेडी। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में, होमो नलेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच एरा डिड डायनासोर फ्लोरिश, डायनासोर किस युग में फले फूले। यदि युग की बात करें एरा की, तो वो था मीजोजोइक एरा। कौन सा था, मीजोजोइक एरा। अब मीजोजोइक एरा को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ट्रायसिक, जुरासिक, ये क्या हो जाएगा, पीरियड। एरा से छोटा होता है पीरियड, तो ट्रियासिक एरा, जुरासिक सॉरी पीरियड, जुरासिक पीरियड, और एक है क्रेटेसिस, क्रेटेसिस एरा सॉरी पीरियड। और यदि पीरियड पूछ लिया जाए कि डायनासोर जो है मेनली किस पीरियड में एक्टिव थे, तो वो था जुरासिक पीरियड। किस में थे, जुरासिक पीरियड में। और यदि एरा पूछा जाए तो कौन सा होगा, मीजोजोइक एरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 डिस्टिंक्ट ह्यूमन रेसेस आइडेंटिफाई बाय जॉर्ज क्यूवियर, निम्नलिखित में से कौन सा जॉर्ज क्यूवियर द्वारा पहचाने गए 3 विशिष्ट मानव जातियों में से नहीं है। तो जो जॉर्ज क्यूवियर थे उन्होंने मानव जातियों को 3 जातियों में बांटा, उनमें से कौन कौन सी थी, मंगोलोइड थी, नेग्रोइड थी और कॉकेसोइड थी। तो लैपलैंडेरॉइड उसमें से नहीं थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैपलैंडेरॉइड। 3 कौन कौन सी थी ये भी याद रखनी है, मंगोलोइड, नेग्रोइड और कॉकेसोइड। नेक्स्ट है, ए स्पीसीज दैट कैन नॉट बी फाउंड आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड सर्च इन इट्स एरिया ऑफ हैबिटेशन इज सेड टू बी स्पीसीज, एक ऐसी प्रजाति जिसे अपने आवास क्षेत्र में लंबी खोज के बाद भी नहीं पाया जा सकता, उससे क्या, उस प्रजाति को क्या कहते हैं, कि कोई ऐसी प्रजाति है वो किसी क्षेत्र में पाई जाती थी तो उसका क्या हो गया, आवास क्षेत्र हो गया, उसका हैबिटेशन हो गया, लेकिन यदि वहां पर बहुत लंबे अरसे तक भी यदि वो नहीं मिलती है प्रजाति खोजने के बाद भी, तो उसको एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहा जाता है, विलुप्त प्रजाति का उसको जो है दर्जा दे दिया जाता है। नेक्स्ट है, ऑर्गन्स आर दोज विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड ओरिजिन बट हैव डिफरेंट फंक्शंस, वे अंग होते हैं जिनकी संरचना, डिजाइन और उत्पत्ति एक जैसी होती है, यानी कि उनकी जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है और उत्पत्ति है वो एक जैसी है लेकिन उनके कार्य अलग अलग हैं, तो उसको कहा जाता है होमोलोगस
या समजात अंग, क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट मेंबर्स ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज होमोसेपियंस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू, मानव प्रजाति के सबसे पहले सदस्य होमोसेपियंस का संबंध किस स्थान से है। तो मानव प्रजाति का यदि सबसे प्राचीन स्थान पूछे कि या उसका विकास पूछे तो कहाँ से हुआ है, अफ्रीका से हुआ है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू स्पेशिएशन व्हेन न्यू स्पीसीज डेवलप फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जाति प्रमाण में योगदान नहीं करता है जब नई जातियां मौजूदा जातियों से विकसित होती है। कि जो अभी वर्तमान में कोई प्रजाति या कोई जाति मौजूद है और उससे कोई नई जाति विकसित होती है तो उसके योगदान में कौन सा फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, विचलनात्मक विकास, तो ये इसमें योगदान करेगा। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्टिंग, आनुवांशिक बहाव, तो आनुवांशिक बहाव इसमें कोई योगदान नहीं करता है। उसके अलावा जियोग्राफिक आइसोलेशन, वेरिएशन, ये सब भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश को किसने गढ़ा या किसने दिया है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश कहा था हर्बर्ट स्पेंसर ने, किसने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी।